मैं ट्रेन में ट्रैवल किया करता था और जो ट्रेन में जो ट्रैवल किया करता था बहुत सारे हजरात न्यूज़पेपर बिछा के नमाज पढ़ते थे। रमज़ान के महीने में भी कई बार ट्रैवल मैंने किया। मैंने भी न्यूज़पेपर बिछा के रोज़ा रखता था तो न्यूज़पेपर बिछा के नमाज पढ़ता था। मैं उनसे पूछा कि ट्रेन वक्त में शामिल कर लें। कई लोग फ्लाइट में बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो फ्लाइट शामिल कर लें वक्त में। मतलब बेतुकी की बातें करते हैं, गलत सलत फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो काम्बलेज जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध खान साहे जी, इरफान अंसारी जी, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, मंजूर अंसारी साहब, मौलाना मुहिबुल्लाह साहब, शहजादा अनवर साहब, अनवर अहमद अंसारी साहब, बंधु टिर्की जी, इकबाल अंसारी साहब, प्रणव झा जी, मिन्नत रहमानी साहब, मंजूर अहमद अंसारी साहब, तौसीफ साहब, ख़वातीन व हज़रत। सबसे लास्ट में जिसको बुलाया जाता है बात करने के लिए उसके पास कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि उसके पहले जितने भी लोग बात करते हैं तो सारी बात कहे जाते हैं। तो मेरे पास भी मुझे लगता है कि फैसल भाई के प्रेजेंटेशन के बाद में बहुत ज़्यादा कुछ वफ़ पे बोलने के लिए रहा नहीं, लेकिन वफ़ कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी दूसरी बातें भी आई और ख़ासकर जो बात मॉब लिंचिंग को हज कमेटी को लेके कुछ लोगों ने बात उठाई। मैं यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के नाते कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एडवाइज़र होने के नाते मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ और हमारे मंत्री इरफान अंसारी साहब को और हमारे अध्यक्ष केशव महतो जी को मैं कहना चाहता हूँ, भाई ये मॉब लिंचिंग में जब दूसरे लोगों को मुआवजा दिया जा रहा तो जो मुसलमान मॉब लिंचिंग में मारे गए उनको हफ्ते 10 दिन के अंदर उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनसेशन इस सरकार से मिलना चाहिए। हमारे वोट मिलते रहेंगे, हमारे वोट लेते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ अगर इंडिफरेंट एटीट्यूड रहेगा तो हम सह नहीं सकते। इरफान अंसारी साहब और केशव जी, आप सुन लीजिए, हफ्ता 10 दिन में कैसा आप सीएम के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, कैसा आप लड़ेंगे अंदर मुझे पता नहीं। हफ्ते 10 दिन के अंदर मुआवजा चाहिए। और दूसरा, आप खुद हज कमेटी के चेयरमैन थे, मुझे पता चला कि इरफान अंसारी साहब खुद हज कमेटी के चेयरमैन थे, अभी आप मंत्री बन गए हैं, तो किसी और को मौका मिलना चाहिए और हज कमेटी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। चुनाव आने वाला है, उसको भी मैं आपको अल्टीमेटम नहीं कहूँगा, एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हज कमेटी बनना चाहिए। किसी भी हालत में हज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारे केसेस हमारे नौजवान जो किसी एजिटेशन में किसी मूवमेंट में थे उनको बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस किया गया है और किसी को रात में फ़ोन करते हैं, बुला लेते हैं। इसी तरह से कुछ हिमाचल में होने वाला था, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब इंटरवीन किए और कहा कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी, एक सेकुलर जमात है। चाहे 2% हो हिमाचल प्रदेश में या 3%, 4% हो उत्तरांचल में, चाहे 1% हो, हमारी आइडियोलॉजी हर स्टेट में सेकुलर ही रहेगी। हमें नुकसान हो जाए लेकिन हम आइडियोलॉजी से हटेंगे नहीं करके बोल के वहाँ के चीफ मिनिस्टर सुक्खू साहब को बुला के बोला गया कि मस्जिद की हिफाजत होना चाहिए। और साथ साथ में जो बिल लाई गई थी, जो डिसीजन हुआ था, जहाँ पे जो वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स को जो बोर्ड पे नाम लिखने का एक डिसीजन हुआ था, उस डिसीजन को वापस लेने के लिए डायरेक्शन दिया गया और डिसीजन वापस लिया गया। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे लड़कों के खिलाफ केसेस हो रहे हैं उसको वापस लेना चाहिए। जो निर्दोष लड़के हैं, जो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं हैं, जो इनोसेंट लड़के हैं जिनके खिलाफ केसेस है, इरफान अंसारी साहब, आप मंत्री हैं, आप एमएलए नहीं हैं, आप सीएम के ऊपर प्रेशर बनाओ और इनके ऊपर जितने केसेस है और केसेस को वापस लेने का काम करवाना पड़ेगा आपको। और आप कह रहे, और सच्चर कमेटी की भी बात आई, सच्चर कमेटी के साथ मैं बहुत क्लोजली इन्वॉल्व था क्योंकि उस टाइम पे मैं सरकार में चेयरमैन था लेबर मिनिस्ट्री में।
सच्चर कमेटी कांग्रेस की देन है। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का पूरा एक डाइसेक्शन अगर कोई कमेटी इस देश में 75 साल में अगर की तो सच्चर कमेटी की, लेकिन उसका सबमिशन, उसका रिपोर्ट सबमिट बहुत देर से हुआ था। 2014 के पहले एक साल 6 महीने पहले उसका सबमिशन हुआ था। उसको हम लोगों ने इन टोटो एक्सेप्ट किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट किया था। लेकिन एक बात हम लोगों को याद रखना चाहिए, 2014 के बाद हमारी सरकार नहीं है, आज तक सरकार नहीं केंद्र में, वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चर कमेटी सेंटर में भी इंप्लीमेंट हो सकती है और हर स्टेट में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। आज मेरे स्टेट कर्नाटक में आप चल के देखिए, माइनॉरिटीज को 4,500 करोड़ रुपए अलग हम निकाल के दे रहे हैं, वो सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन था। इसी तरह से तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट है, वहां पे भी हजारों करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को हम लोग बजट में निकाल के दे रहे हैं, वो सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन था। हम बिट्स एंड पीसेस में एक्सेप्ट नहीं किए थे, हम इन टोटो एक्सेप्ट किए थे और उसको जहां जहां हमारी सरकार बन रही है उस सरकार के तहत उस स्टेट में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने का हम काम कर रहे हैं। हम अंदर जहां जहां हमारी सरकार है हम दबाव बनाने का भी काम हम कर रहे हैं। उसके साथ में एक बहुत बड़ी बात इरफान अंसारी साहब ने कहा कि यहाँ पे एक भी मुसलमान को हम लोकसभा में सीट नहीं दिए। मुझे पता है, आखिरी दिन तक मैं इनके वालिद साहब के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स के आधार पे, फीडबैक पे हम लोग टिकटें देते हैं। इस बार का इलेक्शन एक अलग इलेक्शन था। किसी भी हालत में इंडिया अलायंस चाह रही थी कि हम चुनाव जीतें, पोलराइज ना करें। बहुत सारे इनपुट्स के बेसिस के ऊपर टिकटें दिए गए। मुझे पता है, हमारे अध्यक्ष को पता है, राहुल जी को पता है, सोनिया गांधी जी को पता है कि हम कई सूबों में, कई राज्यों में हम मुसलमानों को टिकटें दे नहीं पाए, लेकिन वो उसका कंपनसेशन हम स्टेट इलेक्शंस में करेंगे। आज हरियाणा में पिछली बार जितने सीट दिए थे उतने सीट असेंबली इलेक्शन में हम लोगों ने दिया है। महाराष्ट्र में हम लोगों वादा किया है कि हम महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में हम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करेंगे। अभी पीछे कोई एक भाई साहब खड़े होके थोड़ा गुस्से से इरफान को बोल रहे थे कि इस बार 5-6 सीट चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया है। वो नारा सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, वो नारा आदिवासियों के लिए भी है, एससी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली सीट झारखंड में मुसलमानों को दिया जाए। और एक चीज़ और इरफान को मैं बोलना चाहता हूँ, वालिद साहब को तो टिकट नहीं मिली, इसीलिए आपको मंत्री भी बनाया गया है। कंपनसेशन हो गया है। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, गांव-गांव घूमते हैं। हम लोगों की उम्मीद है कि पूरे ईस्टर्न इंडिया में एक बड़े मुस्लिम नेता और बड़े कांग्रेस के नेता बन के आप उभरें और मेरे दुआएं भी आपके साथ में रहेंगे। लेकिन एक बात का याद रखिए, पॉलिटिक्स का मतलब होता है अवाम। जब तक हम अवाम के बीच में नहीं रहेंगे हम अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। अब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, इसी तरह से आप मेहनत करते रहे, इंशाअल्लाह एक दिन बहुत बड़े नेता बनेंगे। और वापस वक्त बिल पे आते हुए, फैसल भाई तो बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाए हैं क्यों इस बिल को हम लोग को अपोज करना चाहिए, क्यों इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, इस बिल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेके आई है, इस बिल में कौन सी ऐसी बात है जिससे हमें आने वाले दिनों में हमारे मस्जिदें, हमारे दरगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहें, हमारे चिल्लागाह, तकिया, जो मुसलमानों के जो इबादत से जुड़े हुए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ कैसा ख़त्म होते चले जाएंगे, कैसा डिस्प्यूट्स होते जाएंगे, कौन डिस्प्यूट इसमें डाल सकता है, ये तमाम चीज़ों को फैसल रहमानी साहब बहुत डिटेल में समझाएं। मैं उनमें फिर दोबारा नहीं जाऊँगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि 3:15 बजे हैं। बस इतना ही आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने वाले नहीं थे। पहले किसी ने कहा अगर ये 400 पार होता, इनके 400 पार हो जाते, 400 सीट अगर आते तो ये वक्फ बिल तो छोड़िए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलने का काम कर देते। लेकिन आज तमाम लोग एक हुए, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान एक हुए, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ट्राइबल्स और बहुत सारे, इवन अपर कास्ट में भी बहुत सारे जो
नहीं चाहते कि गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो, जो नहीं चाहते कि इस देश कम्युनलिज्म के रास्ते पे चले, कोई नहीं चाहते कि जो पोलराइज हो, डिवाइड हो, वो सारी हिंदुस्तान की जनता एक तरफ होके उनको रोका भी और इंडिया अलायंस को बहुत सारे सीट्स दिए, जिसकी वजह से आज हम वक्फ बिल को पार्लियामेंट के अंदर रोकने में कामयाब हुए और दबाव बना के हम लोग जेपीसी को भेजने का एक काम किए। इसमें पहला अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया, खड़े होकर बोले कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी इन टोटल इसको रिजेक्ट करती है, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहती। इसी तरह जब जेपीसी बनी, 4 लोग को कांग्रेस की तरफ से डाला गया उसके अंदर, और अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी अपोजिशन पार्टीज के नुमाइंदे भी उसमें आए। 17 लोग सरकार की तरफ से हैं, 14 लोग अपोजिशन पार्टीज की तरफ से हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, हम लोग जेपीसी के अंदर एक एक अमेंडमेंट, एक एक सेक्शन, एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज, एक एक सब सेक्शन के लिए हम अंदर लड़ाई कर रहे हैं। हम जब उनको पूछ रहे हैं, भाई आप किसने बोला आपको ये अमेंडमेंट लाने के लिए? हिंदुस्तान में किसी ने डिमांड किया आपको इस अमेंडमेंट लाने के लिए? ये बिल जो 1995 में जो एक्ट बना था, उसकी जो तरमीम तो 2013 में हुई थी, आखिरकार 10 साल में क्या ऐसा हो गया कि जिसको आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं? क्या स्टेक होल्डर आप लोगों ने पूछा था? कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पूछा था या नहीं? आप लोगों ने कुछ रिसर्च किया है? यानी स्टेक होल्डर से आपने बात किया है? यानी कोई आपके पास डेटा है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई इंफॉर्मेशन है? कुछ नहीं। ये खुद ही जिस तरह से बाबरी मस्जिद के खिलाफ पड़े हुए थे, जिस तरह से ट्रिपल तलाक के बारे में अनब शनब बोल के रूमर क्रिएट करके उसको पास कर लिया, जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए ये लोग देश भर में रूमर फैलाने का काम किया था, उसी तरीके से वक्फ एक्ट के खिलाफ इन्होंने रूमर मंगनी शुरू कर दी। एक साइलेंट कैंपेन इन्होंने चलाया, पूरे सोशल मीडिया में इन्होंने कैंपेन चलाया। जैसा फैसल रहमानी साहब कह रहे थे और भी हमारे इमरान मसूद जैसा कह रहे थे, जैसा वो लोग आप लोगों को बताया, कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में झूठ बोल रहे हैं। जो मंत्री खड़ा होकर इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पे जेडीयू के एक प्रेसिडेंट वो खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अरे कैसा हो सकता है किसी भी देश में कि हम बोलेंगे ये बाजू की जो जगह है ये वक्फ है तो वक्फ हो जाएगी? कैसा हो सकता है कि कोई भी खड़ा होकर क्लेम करे कि ये पीस ऑफ लैंड हमारी है तो उसकी हो जाएगी? भले कोई कागज पत्तर होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फीस पे की जाती है, नोटिस दिया जाता है, अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होता है। हम लोगों ने पूछा, आप बताइए कि 2013 के बिल में ये कहीं लिखा हुआ है कि वक्फ जहां बोले कि ये जमीन हमारी है तो उनकी वक्फ की हो जाएगी? तो उनके पास कोई आंसर नहीं। मैंने बोला अगर इसके चलते जैसा इमरान मसूद ने बोला कि पार्लियामेंट में हम बैठ के आज डिस्कशन कर रहे हैं, जेपीसी की मीटिंग हो रही है, मुहिबुल्लाह साहब नमाज पढ़ने के लिए चले गए बीच में। मैं उनसे पूछा, अब मुहिबुल्लाह साहब नमाज पढ़ के पार्लियामेंट के अंदर नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ के अब बताइए कि पार्लियामेंट आप लिख के देंगे हमें वक्फ में शामिल हो जाएगा पार्लियामेंट? मैं उनसे पूछा, मैं बल्लारी से कर्नाटका से दिल्ली में जाया करता था पढ़ने के लिए, मैं ट्रेन में ट्रैवल किया करता था, और जो ट्रेन में जो ट्रैवल किया करता था वहाँ बहुत सारे हजरात न्यूज़पेपर बिछा के नमाज पढ़ते थे। रमज़ान के महीने में भी कई बार ट्रैवल मैंने किया, मैंने भी न्यूज़पेपर बिछा के रोज़ा रखता था तो न्यूज़पेपर बिछा के नमाज पढ़ता था। मैं उनसे पूछा कि ट्रेन वक्फ में शामिल कर लें? कई लोग फ्लाइट में बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो फ्लाइट शामिल कर लें वक्फ में? मतलब बेतुकी की बातें करते हैं, गलत सलत फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अब कह रहे हैं कि 9 लाख एकड़ ज़मीन आपके पास है। मैं बोला हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया छोड़ के किसी भी कंट्री में उतने मुसलमान नहीं रहते। कोई एक मेंबर बोल रहा है भाई इनके वक्फ के पास इतनी ज़मीन है जो 2.5 दुबई के बराबर है, 3 गुना ब्रुनई के बराबर है, 4 गुना खतर के बराबर है। मैं बोला उन कंट्री में जहाँ पे आबादी ही 25 लाख है,
10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, वहां से आप कंपेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान 30-35 करोड़ मुसलमान रहते हैं। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री कहीं अगर है तो वो हिंदुस्तान है। आज हम लोगों ने तर्क दिया, हिंदुस्तान में 7,70,000 गांव होते हैं, 80-85% गांव में मुसलमान रहते हैं। और जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां पे एक मस्जिद होती है, एक कब्रिस्तान होता है, एक ईदगाह होता है, दरगाहें बेशुमार होते हैं। अगर 1 एकड़ भी कब्रिस्तान के लिए रहेगा और 1 एकड़ भी ईदगाह के लिए रहेगा, मैं अभी मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूं, दरगाहें की बात नहीं कर रहा हूं, 7,70,000 गांव का मतलब हो गया 6.5 लाख गांव में मुसलमान रहते हैं। 6.5 लाख गांव में अगर मुसलमान रहते हैं, 1 एकड़ कब्रिस्तान के लिए तो 6.5 लाख एकड़ हो गए, 1 एकड़ ईदगाह के लिए तो उसके 6.5 लाख एकड़ हो गए। इसका मतलब 13 लाख एकड़ तो यही हो गए। आप तो 9 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं। हमने कहा आप मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के लिए आप कह रहे हैं कि 9 लाख एकड़ हमारे पास है, लेकिन अगर हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी के भी उतने प्रॉपर्टीज हैं। हम 9 लाख यहाँ पे कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। हिंदू कम्युनिटी के, हमारे हिंदू भाई बहनों के, उनके जो इबादत गाहें हैं, पूजा स्थल है, मंदिरें हैं, उनके जो शमशान है, उसका हम लोगों ने हिसाब डाला, गवर्नमेंट डेटा निकाला। जब पता चला तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु मिला के 12 लाख एकड़ वहां पे है। पूरी हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। मतलब इतना झूठ फैलाएंगे, इतना वर्गलाएंगे लोगों को और डिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बोलेंगे वक्फ बाय यूजर की जरूरत क्या है? अरे वक्फ बाय यूजर हम नहीं कह रहे, वक्फ बाय यूजर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। वक्फ बाय यूजर वो वक्फ प्रॉपर्टी है जिसमें 200 साल, 300 साल, 500 साल, हजारों साल से लोग इबादत कर रहे हैं। अब जो 700 साल, 800 साल पहले जो मस्जिद बनाई गई, जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन हैं, अब उसके पेपर हम लोग कहाँ से लाएंगे? हमने कहा आप वन नेशन वन लॉ की आप बात करते हैं। अगर वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं तो फिर सारे मजहब के लिए एक ही लॉ होना चाहिए आपके हिसाब से। तो अगर हमारे पास पेपर्स नहीं हैं, कुछ हमारे इबादत गांव के पेपर हमारे पास नहीं है, तो आप बताइए जो राष्ट्रकूटास, चोलास, चालुक्यास, कदम्बास, चेरास, गुप्तास, मौर्यास, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, मराठास के टाइम पे जो खूबसूरत मंदिरें बनाए गए थे, जो बड़े बड़े इबादत गाहें उन समुदाय के बनाए गए थे, उसके पेपर से अगर आपको पूछा जाए तो उसके पेपर और डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? तो हमारे लिए एक रूल, उनके लिए एक रूल कैसा होगा? उसमें इन्होंने डाला कि भाई वहां पे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मैं बोला क्यों ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए आपको? वक्फ बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और उस स्टेट के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है। आप हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, हमारे ऊपर यकीन नहीं है। आप कह रहे हैं 2 हिंदू कम्युनिटी से 2 लोग वहां पे रहना चाहिए, लेकिन 2 लोग नहीं, अगर ये बिल अगर आ गए तो 50% से ज्यादा नॉन मुस्लिम उसमें आ जाएंगे। क्योंकि पहले ये बोला गया है कि एक मुस्लिम एमपी रहेगा, अब लिखा गया कि एमपी रहेगा। उसमें लिखा गया कि 2 मुस्लिम एमएलए या एमएलसी रहेंगे, अब लिखा गया कि सिर्फ 2 एमएलए रहेंगे। इस तरीके से जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो 50% से ज्यादा इसमें गैर मुसलमान आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। हम तो नहीं कहते, लेकिन आप कहते हैं कि वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। तो आप बताएं कि हिंदू एंडोमेंट एक्ट, हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टीज एक्ट, बिहार की, झारखंड की, उड़ीसा की, वेस्ट बंगाल की, कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की, उसमें कहीं ऐसा लिखा गया है कि दूसरे मजहब के लोग वहां रहेंगे? उसमें क्लियरली लिखा गया है ओनली ए हिंदू कैन बिकम द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड ओनली ए हिंदू कैन बिकम, इवन द ऑफिसर्स इन द बोर्ड विल बी ओनली ऑफ हिंदू कम्युनिटी। भाई आपके एंडोमेंट बोर्ड्स में खाली हिंदू रहेगा, हमारे वक्फ बोर्ड में आप दखलंदाजी करेंगे। आपको जितना कॉन्स्टिट्यूशन देता है उतना ही हमें भी देता है। तो उनके पास जवाब नहीं। भाई आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो फिर ये डिफरेंसेस कैसा? जिस कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्शन देता है उनके मजहब को, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मजहब को भी प्रोटेक्शन देता है। उनको जितना राइट्स देता है उतना ही राइट्स हमें भी देता है।
तो उसके लिए उनके पास जवाब नहीं। ट्राइब्यूनल की बात आई, उन्होंने कहा कि भाई ट्राइब्यूनल जो है डिसाइड कर लिया, ट्राइब्यूनल कह दे रहा है कि वक्फ है, ट्राइब्यूनल ये कह रहा, ट्राइब्यूनल वन साइड जजमेंट दे रहा। तो हम लोग बोले कि ट्राइब्यूनल सिर्फ वक्फ का नहीं है, हिंदुस्तान में 19 मिनिस्ट्रीज में ट्राइब्यूनल है, एनजीटी में है, इनकम टैक्स में है, रेलवे में है, बेहिसाब 19 मिनिस्ट्री में ट्राइब्यूनल है। वो ट्राइब्यूनल को फाइनल डिसीजन देने का अधिकार रहेगा, लेकिन वक्फ के ट्राइब्यूनल को फाइनल डिसीजन देने का अधिकार नहीं रहेगा। मतलब जिस तरह के चेंजेस ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, अभी फैसल रहमानी साहब बता रहे थे किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर देके हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बंदा, एक आरएसएस, बीएचपी और बजरंग दल का जो इस तरीके की शरारत करते हैं, वो जाके एप्लीकेशन दे देंगे कि भाई ये मस्जिद जिसमें बनाई गई है, ये मस्जिद में फलाने आदमी की जगह थी, इसलिए कुछ मुसलमान मिलकर यहाँ पे मस्जिद बना दिए तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी। टाइम बार है ही नहीं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके ऊपर लेके बैठे रहेगा। वहाँ पे कुछ सरफरे इधर से, कुछ सरफरे उधर से, दंगा फसाद शुरू करवा देंगे। तो हर गांव पे दंगे करवाने का पोटेंशियल ये बिल रखती है। उसी तरीके से हमारी लड़ाई, खासकर वक्फ बोर्ड की लड़ाई, ज्यादातर डिस्प्यूट सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने हमारे जमीनें हथिया ली है, हमारे जमीन पे एंक्रोचमेंट किए हुए हैं। जब सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई यानी डिस्प्यूट है, तो सरकार का नुमाइंदा जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि जमीन सरकार की है या वक्फ की है? और जाहिर सी बात है, जो सरकार में रहेंगे उनकी बात सुनेगा और सरकार की जमीन करके डिक्लेयर कर देगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन नॉट डिसाइड ऑन द टाइटल ऑफ द लैंड, ही कैन ओनली रजिस्टर द लैंड आफ्टर द टाइटल इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स करके। एक नहीं, दो नहीं, 10 है, लेकिन ये कहते हैं नहीं भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास बहुत सारा स्टाफ होता है, इसलिए उसको देना चाहिए। इस तरीके से लूट खसूट मचाया गया है। वक्फ बोर्ड में एक आरोप आ रहा है, कह रहे हैं कि 12,500 करोड़ रुपए एनुअल इनकम होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में लूट खसूट मचाया गया। हम लोगों ने पूछा आपके पास डेटा क्या है? कर्नाटका, जहाँ सबसे अच्छा वक्फ बोर्ड माना जाता है, वहाँ पे 9 करोड़ रुपए हमें एनुअल आता है। वो 9 करोड़ रुपए में सैलरीज देते हैं, मेंटेनेंस के लिए रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखते हैं, उसके बाद में हमें और 4-5 करोड़ की जरूरत बनती है जो सरकार देती है हमें। तो इनके पास बिना डेटा, बिना इंफॉर्मेशन के ये एक तरफा रूमर्स फैलाना, एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ और वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक भ्रम क्रिएट करना, और खासकर सोशल मीडिया के जरिए से अनप शनप फैलाना और उसके बाद में दंगे फसाद करवाने का ये काम कर रही है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। इतना ही आखिर में कहूँगा कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। जेपीसी के अंदर लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं आप लोगों के। कुछ ताकतें जो इसके खिलाफ हो सकते हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मेरा इशारा जेडीयू के तरफ है, चिराग पासवान जी के तरफ है, और टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की तरफ है। अगर ये 3-4 पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो पार्टियां ये बिल के खिलाफ अगर खड़े रहें या बिल के खिलाफ बोलें या स्टैंड ले, तो मुझे लगता है कि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल गिर जाएगी। मुझे उम्मीद है वो आने वाले दिनों में वो करेंगे, लेकिन क्योंकि जेपीसी में इनके पास कोई लॉजिक नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं। अब ये लोग शुरू किए हैं, कुछ लोगों को हमारे बीच में से कुछ लोगों को लेके आना शुरू किए हैं। कोई राष्ट्रीय मंच के नाम से, कोई भारत फर्स्ट के नाम से, कोई इंटेलेक्चुअल मुसलमानों के नाम से कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं। एक ग्रुप इंटेलेक्चुअल मुसलमानों के नाम पे कुछ प्रोफेसर आ रहे हैं, कुछ वकील आ रहे हैं। भाई इनका क्या, क्यों आ रहे हैं लोग? कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, उसको प्रोफेसर बनना है। कोई वकील है, उसको गवर्नमेंट के पैनल में उसका नाम इंक्लूड करवाना है। कोई अपने आप को इंटेलेक्चुअल करके आ रहा है, उसको गवर्नमेंट से कुछ पाना है।
ये लोग आके कह रहे हैं कि हम बिल के फेवर में हैं। हम उनको सवाल पूछे, भाई आप बिल के फेवर में है, इतने सारे चीज़ें, नहीं हमें वो सब नहीं पता, हम बिल के फेवर में हैं। इस तरीके के गद्दार हमेशा हर कौम में पैदा हुए, हमारे भी कौम में पैदा हुए इस तरीके के गद्दार। आप लोगों को याद दिला दो, मीर जाफ़र और मीर सादिक को इतिहास भूल नहीं सकता। टिप्पू सुल्तान को और कलकत्ता में सिराजुद्दौला को, जिसने अंग्रेज़ों के हाथ में बिक के, जिनकी वजह से जिनकी इन दोनों की जो शिकस्त हुई थी, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने इनका जो हाल किए थे, ये गद्दारों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। बिल आएगी भूल जाएगी, मुसलमानों से कोई इतनी ताकत हिंदुस्तान में या दुनिया में नहीं है जो मुसलमानों से उनके इबादत गाहें छीन ले। हम लोगों को हमारे इबादत गाहें को लड़ने की ताकत हमारे पास है, हम कैसा लड़ना हमें आता है। लेकिन इतिहास आप लोगों को याद रखेगा कि आप लोगों ने इस कौम से गद्दारी की थी, और ये जो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग आपका वही असर करेंगे जो मीर जाफ़र और मीर सादिक के साथ किए थे। आखिर में मैं इतना ही कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे झारखंड के कांग्रेसमैन आए थे, बहुत सारे सवालें भी उठे थे। मैं आप लोगों को इतना ही याद दिलाना चाहूँगा, जो मेरे कलीग इमरान मसूद साहब ने कहा, हमारे से गलतियाँ हुई होंगे, शॉर्टकमिंग्स हुए होंगे। जब सरकार बनती हो तो बहुत सारे चीज़ कर भी नहीं पाते, लेकिन जो देश में हालात हैं, जिस डायरेक्शन में देश को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लेके जाना चाह रहे हैं, उसका आप लोग ख्याल रखिए। आप लोग एक होके पिछली बार साथ दिए थे, इस बार भी एक होके आने वाले इलेक्शन में आप लोग एक होके खड़े रहिए, जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे। मैं आप लोगों को कांग्रेस के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी CWC का मेंबर होने के नाते और कांग्रेस प्रेसिडेंट का एडवाइज़र होने के नाते आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं पहले भी झारखंड से जुड़ा हुआ था, जब मैं यूथ कांग्रेस का यहाँ पे इंचार्ज हुआ करता था, जब मैं नेशनल ऑफिस बेरर हुआ करता था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे हैं। आप इस बार भी बीजेपी को बाहर रखने के लिए और एक प्रोग्रेसिव ताकत को पावर में रहने के लिए एक तरफा आप कांग्रेस पार्टी को और JMM को साथ दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चारों स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग हरा सकेंगे तो हो सकता ये बिल भी ना आए, हो सकता कि सेंट्रल में भी बहुत सारे चेंजेस हो। इसलिए मैं आप लोगों को इशारा देते हुए आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, एक तरफ वोट दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फिर से दोबारा हमारी सरकार बनेगी तो मैं आऊँगा, JMM के, कांग्रेस के, RJD के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठूंगा। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं, उसको लूँगा और चीफ मिनिस्टर से मिल के वो सारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का।